साहित्य आज तक के इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है। वैसे तो फिल्मों की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में जो हम सब के दिल के बेहद करीब रही हैं, उनका नाम लेना बेहद जरूरी है। आपको बताते चले, चश्मे बददूर हो, साथ साथ हो, कथा, अंगूर, हिप हिप हुर्रे, अनकही जैसी तमाम बेहतरीन फिल्में जिनको एक अदाकारा के रूप में न सिर्फ आपने अभिनय किया बल्कि उनको जिया है। आपका बहुत स्वागत है मैम। लेकिन इस वक्त आप एक अलग अंदाज में हमारे सामने हैं, क्योंकि 1981 से किताबों को लिखना आपने शुरू किया जी। अदाकारा के साथ ही साथ एक लेखक, एक कवित्री के तौर पर भी अपनी बड़ी और गहरी पहचान बनाई। कैसे आप याद करना चाहेंगे? और आपकी जो सबसे अभी लेटेस्ट बुक है अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, जिसमें आपके बचपन के बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी हम सबको मिलती है, इसके बारे में कैसे बताएंगे आप? बस ये किताब है जो मेरी ये चौथी किताब जो है, ये एक मेमोआर है जी, नॉट ऑटोबायोग्राफी बट मेमोआर। इसमें जो मेरे बचपन की मेरी यादें हैं, जिस तरीके से मैंने जिया है बचपन, जिन चीज़ों से प्रभावित हुई और जो आसपास का माहौल उस वक्त का था, which is late 50s और early and all of 60s। तो वो जो पीरियड था वो मैंने एक तरह से इस किताब में उसको रिक्रिएट किया है। नॉट जस्ट कि एक तो होता है ना कि आप बताते हैं कि बचपन में हम ऐसे करते थे वैसे करते थे, वो बताने की बजाय मेरी ये कोशिश रही है कि मैं जो रीडर है उसको अपने साथ ही शामिल करके, अपने साथ ही उंगली पकड़ के ले जाऊं और वो बचपन का जो मेरा पूरा माहौल है वो उनको सब दिखा दूं। बचपन में जाने के लिए तो फिर बचपन की यादों को सिर्फ ताज़ा नहीं करना पड़ता है, बच्चा हो जाना पड़ता है। तो क्या इस किताब को लिखते हुए वैसा ही आपके साथ हुआ? हाँ, बहुत सी, मतलब ऐसी इतनी कई बार मालूम नहीं होता है, जब आप किसी याद को टैप करते हैं तो मेमोरी के पीछे कई और मेमोरीज होती हैं। आपको इस बात का इल्म नहीं होता कि जहाँ पे मैं जा रही हूँ वो मुझे और भी अंदर और भी आगे कई और जगहों में भी ले जाएंगी। तो बहुत सी मेमोरीज ट्रिगर होंगी एक मेमोरी से, तो वो एक सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी बचपन की इतनी मेमोरीज मेरे जहन में हैं, पता नहीं था। वो लिखते टाइम जैसे एक एक परत खुलती है ना, वैसे जो सिनेमा का एक एक फ्रेम आंखों के सामने आता हुआ चला गया। यस, एब्सोल्युटली वैसे हुआ कि बस परतें खुलती गईं और यादें जो हैं वो उभर के आने लग गईं और चलता गया ये सिलसिला। 1981 में लम्हा लम्हा से आपने लेखन की शुरुआत की थी। और कविताओं का वो संग्रह जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। उसके बाद हर 10 सालों पर आपकी किताबें दस्तक देती हैं, आती जाती। देखिए, दस्तक दरबार की ये महफिल है, इसलिए दस्तक शब्द का बार बार इस्तेमाल भी किया जाएगा। लेकिन आपकी जिंदगी का ये जो शंखनाद रहा, एक तरफ बड़े पर्दे पर अभिनय करना, दूसरी तरफ किताबों में खुद को रचना बसना और उसको आगे लेकर जाना, ये कैसे हुआ? आई थिंक ये इसीलिए होता है कि जब कोई आर्टिस्ट अपनी पहचान करवाने की ख्वाहिश रखता है, तो वो पहचान जो है वो हम कितने किरदार प्ले करते हैं, हाँ, जीते हैं उनको, लेकिन वो पहचान जो है वो आपकी खुद की नहीं है। वो कोई एक रोल है, फिर कोई दूसरा रोल है, कुछ तीसरा, कोई रोल्स लोग पसंद करते हैं, कोई किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को दूसरा अच्छा लगता है, बट दैट इज़ नॉट हु यू आर। तो एज अ राइटर हमेशा मुझे ये लगा कि मेरी बात मैं कब कह पाऊँगी, मैं अपने बारे में कब, किस किरदार में, तो वो मैं अपने आप को कन्वे कर पाऊँगी, अपनी बात, अपने मन की बात। तो वो जो है वो रोल मुझे एज अ राइटर के रोल ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी, वो
जब हम बचपन में जाते हैं तो जीवन का अलग संघर्ष भी होता है। देखिए, बचपन में क्या आपने कभी कल्पना की होगी कि आप देश की इतनी बड़ी जानी मानी एक्ट्रेस बनेंगी, जो जब निकलती थी तो उसके बाद मुझे पता है, मैंने उस दौर के तमाम वीडियोस भी देखे हैं, आपके बारे में खूब पढ़ा है कि किस तरह से आपकी चाहने वाले दौड़ कर आ जाते थे आपके पास आपसे मुलाकात करने के लिए। उस समय तो इतने मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, वरना फिर आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। किस तरह से आप याद करना चाहेंगे उस दौर को? उस दौर वो बहुत प्यारा दौर था। एक तो थोड़ी सिंप्लिसिटी थी फिल्मों में भी और लोगों में भी। बहुत आसानी से आप किसी भी डायरेक्टर से बैठ के बात कर पाते थे। आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स ही सिलेक्ट करते हैं। हम अपने पसंदीदा डायरेक्टर के पास, ऐसे मैं ऋषिदा के पास, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य, जैसे हम लोग चले जाते थे, दादा मुझे आपके साथ काम करना है। वो वैसा आज अलग है। खुद से चले जाते थे कि मुझे काम करना है। बिल्कुल। फिर उधर से रिप्लाई क्या आता था? नहीं, वो तो फिर उनसे बातचीत होती थी। मैंने तो ऋषिदा के साथ 2 फिल्मों में काम किया, गुलजार साहब के साथ काम किया, बासु भट्टाचार्य, बासुदा के साथ। तो वो एक अप्रोचेबल जो थे ये लोग, आज वैसे नहीं हैं। आज माहौल बदला हुआ है। तो मुझे वो दिन अच्छे लगते थे जब एक सिंप्लिसिटी थी, एक डायरेक्टनेस था, और उसमें कुछ मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। सीधे आपने जिससे आप मिलना चाहते आप मिल सकते थे, आप अपनी बात कह सकते थे, और ये सब तामझाम नहीं था। अंगूर आपकी कॉमेडी फिल्म थी। हाँ। एक आपकी जो हिप हिप हुर्रे खेल पर बनी हुई फिल्म थी, और इस तरह से अलग अलग मायनों को अलग अलग आयाम देती हुई आपकी फिल्में थी। लेकिन मौजूदा वक्त में हम देख पा रहे हैं कि फिल्में पूरी तरह से बदल गई हैं। आपको लगता है कि जो एक अच्छे लेखकों की क्या कमी हो गई है, या सिर्फ 2-4 ऐसे चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा बॉलीवुड इस वक्त सिमटा हुआ नजर आता है, और दक्षिण से आई जो फिल्में हैं वो कमाल कर जा रही हैं? तो बॉलीवुड के सामने एक बड़ा चैलेंज देख रही हैं क्या आप इस वक्त? हाँ, नहीं, बॉलीवुड में ये नहीं कह सकती कि बॉलीवुड थोड़े से चेहरों में ही सीमित है, ऐसा नहीं है। या कोविड के बाद से थिएटर बहुत मार खा गया है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत से आर्टिस्ट को जन्म दिया है, बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की हैं, और बहुत सा काम मिल रहा है लोगों को। नहीं तो कई कई साल लोग स्ट्रगल करके कई बार वापस चले जाते थे। सालों साल स्ट्रगल करके लोग वापस चले जाते थे कि नहीं, हीरो नहीं बन पाए या एक्टर नहीं बन पाए। पर आजकल इतना काम है, टीवी ने स्टार्ट किया था लेकिन ओटीटी ने और भी उसको आगे लेके गए हैं। मतलब कोरोना का जो आपदा था उसने बॉलीवुड के जो छोटे कलाकार रहे हैं, जिनको बड़े मौके नहीं मिल पाते थे, उनके लिए अवसर दिए हैं बहुत से। सो इट्स गुड एंड बैड बोथ, दोनों। हाँ, दोनों हैं। थिएटर को देख के थोड़ा सा लगता है कि अरे थिएटर भरा हुआ, जैसे पहले होता था वैसे नहीं है, लेकिन हो जाएगा वापस ठीक। आपकी फिल्मों पर मैं और बातें करूंगी, लेकिन उसके पहले चूंकि आपकी बहुत सारी किताबें हमारे पास हैं, एक तरफ अभी अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड मैंने भी पढ़ी है, और दर्शक भी उसको पढ़ सकते हैं जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी से हम सीख सकें कि अगर आगे बढ़ना हो तो कैसा संघर्ष रहता है, और बचपन में जाना हो तो किस हद तक गुजर जाना पड़ता है। इसके अलावा 2 और किताब हैं। मैं चाहूँगी लम्हा लम्हा, जो आपकी ये पहली, आप बताना चाहेंगी? हाँ। लम्हा लम्हा ये 1981 में आपने लिखी थी। हाँ, ये पहली किताब है, 1981 में पब्लिश हुई, और ये पोइट्री की है, और ये कविताएं जो हैं, ये नज़में, ये हिंदुस्तानी में हैं, जिसका मतलब है कि हिंदी और उर्दू का मिक्स। सो आई कॉल इट हिंदुस्तानी बिकॉज इट इज़ हिंदुस्तानी। न्यूयॉर्क में आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की, और लम्हा लम्हा के जो बोल आए वो अंदर से, ज़हन से, वो हिंदी और हिंदुस्तानी में ही आए। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कुछ ऐसी कविताएं जो लम्हा लम्हा का हिस्सा हैं, जिसको आप पढ़कर सुनाना चाहें। ओके, ज़रूर। 1981 में ये किताब आपने लिखी थी, लम्हा लम्हा, जिसकी कुछ कविताएं आप हमारे सामने मैं एक नज़्म पढ़ूंगी जी। चलो दूर तक। ठीक है।
चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, कुछ ना कहें, अपनी अपनी तन्हाइयाँ लिए सवालों के दायरों से निकलकर रिवाजों की सरहदों के परे हम यूं ही साथ चलते रहें, कुछ ना कहें। तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, मैं भूली हुई कोई नज्म ना दोहराऊं। तुम कौन हो, मैं क्या हूँ, इन सब बातों को बस रहने दें, कुछ न कहें। चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें। वाह वाह, शानदार। अजनबी रास्तों पर जब हम पैदल चलते हैं तो बहुत सारे अजनबी ऐसे मिल जाते हैं जो जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और मुझे यकीनन आपकी फिल्मों की जो फहरिस्त रही है उसमें कई ऐसी कहानियां भी होंगी, कई ऐसे किस्से भी होंगे। अगर आप कुछ और भी सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल है, आपके पिता लेखक थे, माँ पेंटर, प्रोफेसर थे अंग्रेजी के। इंडिया में भी जब थे, अमृतसर में हिंदू कॉलेज में चीफ ही वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और अमेरिका में भी पूरी जिंदगी उन्होंने इंग्लिश ही पढ़ाई। आपकी मदर पेंटिंग का शौक था, पेंटर थी। यस। तो अभी आप एक्ट्रेस बन गई, साहित्य में भी हाथ आजमा लिया, तो आगे चल के पेंटिंग का तो प्लान नहीं है आपका? पेंटिंग का तो हमेशा रहा है। मेरा एक पेंटिंग का स्टूडियो है हिमाचल में, जहाँ मेरी प्राइवेट कलेक्शन में मेरी पेंटिंग्स हैं वो परमानेंटली ऑन डिस्प्ले हैं। छोटे से गांव में एक मैंने स्टूडियो बनाया है, वो कभी कुल्लू मनाली जाना होगा तो आप लोग देख पाएंगे उसका। छोटे से गांव में क्यों बनाया आप? बस वो मनाली बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो थोड़ा शांत, क्वाइट के लिए। मतलब वहाँ मुंबई से दूर, वहाँ पर हाँ। जाके शांति की खोज में, हाँ, पहाड़ों के बिल्कुल बीच। बिल्कुल अपनी जिंदगी के कुछ और किताब के पन्ने में चाहूंगी आप खोलें, क्योंकि एक से बढ़कर एक तमाम एक्टर के साथ आपने एक्टिंग की है। आपके दिल के करीब कौन सी वो फिल्म रही जिसको करने के बाद आपको लगा कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में जो ख्वाहिशें पाली थी वो इस फिल्म को करने के बाद पूरी हो गई? मुझे बहुत एक लंबे गैप के बाद एक रोल ऑफर हुआ जब पैंडेमिक चल रहा था और लॉकडाउन था। तो एक छोटी सी फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश अंग्रेज़ी की फिल्म है और एक मदर और डॉटर की स्टोरी है। मुझे कल्की कोएचलिन के साथ काम करने का मौका हुआ। शी प्लेज माय डॉटर। और ये फिल्म हमने कुछ एक 20-22 दिन में लंदन में जाकर के, पहले तो 10 दिन का हमें क्वारंटीन कर दिया गया, कमरे में हम लॉक्ड रहे। उसके बाद 20 दिन शूटिंग करके आए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो इंतज़ार था कि मुझे कोई इंटरेस्टिंग रोल मिले, तो वो इंतज़ार का फल जो मुझे मीठा लगा कि मीठा रहा वो कोरोना काल के फल दौरान मीठा मिला।